आप एक रूसी सैनिक हैं और मोर्चे पर कमांडर से आदेश मिलता है, अब जाने का समय है। आप ड्रोन से बचते हुए किल जोन में घुस रहे हैं और यूक्रेनी पोजीशन में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जहां आपका काम इंतजार करना और प्रार्थना करना है कि पकड़े जाने या मारे जाने से पहले मदद आ जाए। आप जानते हैं आपके लिए जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है। जैसे ही आप किल जोन में आते हैं, देखते हैं यूक्रेन कितना घातक है। आप ठीक से संभल भी नहीं पाते कि तभी ऊपर से एक ड्रोन उतर आता है। बस ऐसे ही खेल खत्म। द सिम्पसन्स के एक एपिसोड से ज़्यादा नहीं टिके और आप अकेले नहीं हैं। आज रूसी सेना की यही हकीकत है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, 10 दिन ट्रेनिंग लो, फिर 20 मिनट में मर जाओ। पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण में आपका स्वागत है। आपके नेता आगे बढ़ गए हैं, अब अगले तोप के चारे के लिए लोगों को भर्ती कर रहे हैं। रूस के युद्ध समर्थक सैन्य ब्लॉगर्स ने सब कुछ उजागर कर दिया है, क्योंकि वे पुतिन द्वारा अपने आक्रमण के जरिए मानव जीवन की पूरी बर्बादी पर गुस्सा जता रहे हैं। कीव पोस्ट की 29 जून की रिपोर्ट के अनुसार रूसी युद्ध ब्लॉगर्स के मुताबिक यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर भेजे गए सैनिक अक्सर लगभग उतनी देर तक ही जीवित रहते हैं जितने समय में एक सामान्य सिटकॉम देखा जा सकता है, और इसका दोष पुतिन को दिया जाता है। एक पोस्ट के अनुसार फ्रंट लाइन पर रूसी हमलावर सैनिक की औसत जीवन प्रत्याशा 20 से 35 मिनट है, जो रूस में खूब साझा हो रही है। यह दिखाता है कि पुतिन के जमीनी अभियान के हालात कितने हताशाजनक हो गए हैं। लेकिन हालात और भी खराब हो जाते हैं। समस्या सिर्फ इतनी नहीं कि रूस के सैनिक कितनी तेजी से मारे जा रहे हैं। समस्या यह है कि वे मारे तो जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ उतने यूक्रेनियनों को मार नहीं पा रहे हैं। पुतिन इसे ऐसे ही देखेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार रूस को हर यूक्रेनी हताहत पर 8 सैनिक गंवाने पड़ रहे हैं। यह गणित मेल नहीं खा रहा है। रूस की आबादी यूक्रेन से करीब 4 गुना ज्यादा है, जिससे उसे जनशक्ति में बढ़त मिलती है। यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन 4 गुना ज्यादा संभावित सैनिक होने का मतलब कुछ खास नहीं है जब आप अपने दुश्मन से 8 गुना ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। कुछ न कुछ तो बदलना ही पड़ेगा, और ऐसा लगता है कि यह रूस की वह क्षमता होगी जिससे वह उन हमलों को अंजाम दे सके जिनकी पुतिन को यूक्रेन में बढ़त हासिल करने के लिए जरूरत है। सैनिक अब इस पर ध्यान दे रहे हैं और रूस के सैन्य ब्लॉगरों की तरह नाराज हैं। आंतरिक निराशा उभर रही है, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण ब्लॉगर और पूर्व रूसी सैनिक अलेक्जेंडर लुनिन से सामने आया है। जून की शुरुआत में उन्होंने पुतिन से मुलाकात की मांग की ताकि वह समझा सके कि कैसे उनके द्वारा मोर्चे पर भेजे गए कमांडर अपने सैनिकों को आत्मघाती मिशनों पर भेज रहे हैं, और अगर वे मना करते हैं तो उन्हें यातना दे रहे हैं। अगर समस्या नहीं सुलझी तो सेना हथियार क्रेमलिन की ओर कर देगी, लुनिन ने कहा। पुतिन ने अपने अंदाज में प्रतिक्रिया दी। पुतिन ने लुनिन को उनके सोशल मीडिया पर दी गई चेतावनी के लिए गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें उम्मीद है कि इससे समस्याओं का अंत हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना जो रूसी सेना में हो रहे कई अत्याचारों को उजागर करने की कोशिश कर रहा है, डरे हुए बलि के बकरे को मारक क्षेत्रों में भेजे जाने पर उनकी 20 मिनट की जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यही पुतिन का युद्ध को लेकर हास्यास्पद रवैया है, जिसमें मानवीय बल से ड्रोन सेना को हराने की कोशिश हो रही है, और यही इसकी वजहों में से एक है। यूक्रेन के ड्रोन बड़ी वजहों में से एक है कि रूसी सैनिक मारक क्षेत्रों में पिज्जा डिलीवरी से भी कम टिकते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। पुतिन ने शुरू से ही इन सैनिकों को असफल होने के लिए भेजा है। आइए बात करते हैं ट्रेनिंग की। रूस के मिलिट्री ब्लॉगर्स ने अपनी टिप्पणियों में बताया है कि जो हमला करने वाले सैनिक इतनी जल्दी मारे जा रहे हैं, उनकी स्थिति शायद बेहतर होती अगर उन्हें उस युद्ध क्षेत्र के लिए उचित ट्रेनिंग जैसी कोई चीज मिली होती जिसमें रूस उन्हें भेजने वाला था। एक पोस्ट के अनुसार अब रूस की सेना को ट्रेनिंग से मोर्चे तक पहुंचने में सिर्फ 10 दिन से 3 हफ्ते लगते हैं, और उसी पोस्ट ने यह भी उजागर किया था कि मरने से पहले रूसी सैनिक मोर्चे पर कितना कम समय बिताते हैं। यह दावा बेबुनियाद नहीं है। कुछ रूसी सैनिक कहते हैं कि उन्हें जंग से पहले बस इतनी ट्रेनिंग मिली थी। इवान उन सैनिकों में है। फरवरी में यूनाइटेड 24 मीडिया से उन्होंने कहा, मेडिकल चेकअप्स के बाद मुझसे पूछा गया क्या मैं परसों बेस जाने को तैयार हूँ। उन्होंने 5 दिन ट्रेनिंग दी, फिर 5 दिन टुकड़ियों की अदला बदली का इंतजार किया, फिर हम लड़ाकू मोर्चों पर गए। हम रूस की तरफ से जो देख रहे हैं वो है उनकी ट्रेनिंग की अवधि और गुणवत्ता में लगातार गिरावट। यहाँ तक कि नए भर्ती हुए सैनिकों को मोर्चे पर भेजने से पहले यह भी ठीक से नहीं पता होता कि अपनी राइफल किस दिशा में ताननी है। आधुनिक सेना नए सैनिक को ट्रेनिंग में हफ्तों या महीनों लगाती है, और तैनाती के बाद भी ट्रेनिंग जारी रहती है।
रूस खुद भी पहले इसमें काफी बेहतर था, कम से कम जब बात सैनिकों को तैयार करने में लगने वाले समय की थी। 2013 से पहले नए सैनिकों को 5-6 महीने ट्रेनिंग मिलती थी। 2013 में इसे 3 महीने कर दिया गया। पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद और घटा। हालांकि रूसी व्यवस्था के तहत सैनिकों को अब भी 192 घंटे की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। उन्हें इतनी ट्रेनिंग मिल ही नहीं रही है और रूस इसका खामियाजा अपने ही खून से जंग के मैदान में चुका रहा है। संभवतः पुतिन इसे अच्छा सौदा मानते हैं। 20 मिनट की लड़ाई के लिए 10 दिन की ट्रेनिंग देना युद्ध का अजीब तरीका है, जो तभी संभव है जब रूस के पास लगातार नए रंगरूट हों, जिन्हें वह अपने मारे जा रहे सैनिकों की जगह मोर्चे पर भेज सके। आगे के लिए स्पॉइलर अलर्ट, रूस के पास लगातार रंगरूटों की कोई निरंतर आपूर्ति नहीं है। उसके पास जो है वो है हमलों की बढ़ती हुई संख्या, और यही एक और वजह है कि उसके मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिक लगभग 20 मिनट में मारे जा रहे हैं। पुतिन इतने दृढ़ है कि रूस सिर्फ लगातार अव्यवस्थित हमले करके युद्ध जीत सकता है कि वो 2026 में अब तक के किसी भी समय से ज्यादा हमलों का आदेश दे रहे हैं। ओडेसा जर्नल के मुताबिक रूस ने मई में हमले 37.5% बढ़ाए, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद सिर्फ 14 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन की जमीन ले सका। संभावना है कि जून में किए जा रहे हमलों की संख्या मई की तुलना में बढ़ गई है और हमलों की यह मात्रा पूरे गर्मियों में बढ़ती रहेगी, क्योंकि मौसम पुतिन की योजनाओं के लिए जितना अनुकूल हो सकता है उतना ही रहेगा। अभी रूस के लिए ज्यादा हमलों का असली मतलब क्या है? यूक्रेन रक्षकों को और हमले के मौके मिले। सैनिक जब मोर्चे के पीछे रहते हैं तो उनका मरने का खतरा कम होता है, लेकिन मोर्चे पर भेजे जाने पर सब खत्म हो जाता है। यूक्रेन लगातार नजर रखता है, ड्रोन हर जगह है, और जब रूसी सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा जाता है तो इसका मतलब है कि यूक्रेन के पास चुनने के लिए और ज्यादा निशाने होते हैं। ड्रोन की बात करें तो हम फिर उस पहली वजह पर लौटते हैं जिसका हमने रूस के मोर्चे पर तैनात सैनिकों के बेहद कम समय तक जीवित रहने के बारे में जिक्र किया था। यूक्रेन के ड्रोन अब पहले से कहीं ज्यादा, बल्कि अब तक के सबसे घातक है। रूस के सैन्य ब्लॉगर्स मानते हैं कि ड्रोन ने युद्ध को पूरी तरह बदल दिया है, और यही मोर्चे पर लड़ने वाले सैनिकों के बहुत कम समय तक जीवित रहने की मुख्य वजह है। पुतिन अभी भी 2022 की रणनीतियां 2026 की लड़ाई में ला रहे हैं, और रूस को वही कमजोरी झेलनी पड़ रही है जो हमेशा से रही है, यानी उसे ही हमला करना पड़ता है। ये वी आर नॉट अलाउड कॉमेंट्री, नीड प्रॉपर हिंदी ओनली। यूक्रेन खुशी से पीछे रहता है और रूसी सैनिकों को खुद ही उसकी मजबूत रक्षा पंक्तियों पर टूट टूट कर खत्म होने देता है, लेकिन ऐसा हमेशा से होता आया है। 2026 में सबसे बड़ा फर्क यह है कि अब ड्रोन सिर्फ मोर्चे और उसके आसपास ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हाउस अमंग द लॉरेल्स मिलिट्री ब्लॉक के अनुसार 2026 में रूस के कई सैनिक पीछे के इलाकों में घायल या मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के मिडल स्ट्राइक अभियान और उससे यूक्रेन युद्ध की तस्वीर में आए बदलाव पर इस साल काफी चर्चा हो चुकी है। अब जब यूक्रेन के पास ड्रोन की भरपूर आपूर्ति है जो मोर्चे से 200 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर तक हमला कर सकते हैं, तो वो इसका पूरा फायदा उठा रहा है। रूसी रसद व्यवस्था को टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है, जिससे क्रीमिया अलग थलग हो रहा है और फ्रंटलाइन सैनिकों का समर्थन कट रहा है। कमांड सेंटर, ड्रोन लॉन्च पॉइंट और गोला बारूद डिपो पर हमलों से फ्रंटलाइन सैनिकों को मिलने वाला समर्थन सीमित हो गया है। लेकिन जिस बात की अक्सर कम रिपोर्टिंग होती है वो ये है कि मोर्चे के पीछे सैनिकों की जमावटों पर भी हमले हो रहे हैं। यही शिकायत हाउस अमंग लॉरेल्स कर रहा है। रूस अब हमलों की तैयारी करके भी बच नहीं सकता, उन्हें शुरू करना तो दूर की बात है। यूक्रेन सैनिकों की जमावट का पता चलते ही तुरंत मिडल स्ट्राइक ड्रोन भेजता है। अगर वे ड्रोन सफल नहीं भी होते और उन्हें रोकने वाली एकमात्र चीज वही एयर डिफेंस होती है जो उस जगह पर मौजूद है, तब भी ये संदेश जाता है कि यूक्रेन को ठीक ठीक पता है कि आने वाले सैनिक कहाँ हैं। जो लोग पीछे हुए हमले में बच जाते हैं, मोर्चे पर उनका पता लगाकर मार दिया जाएगा। फ्रंट की बात करें तो हम इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि यूक्रेन ने 2025 में विकसित की गई कील जोन रणनीति को बड़े पैमाने पर विस्तार दिया है। कुछ फ्रंट इलाकों में किल जोन 50 किलोमीटर तक ड्रोन से भरे इलाके में फैले होते हैं। इसके बाद मिड स्ट्राइक ड्रोन आते हैं।
किल जोन की पूरी अवधारणा इसी तरह की हताहत दर और कम जीवन काल पैदा करने के लिए बनाई गई है, जैसा कि हम अभी देख रहे हैं। ये नए विचार नहीं है। सदियों से सेनाएं दुश्मनों को ऐसे इलाकों में ले जाती हैं जहां उन्हें हथियारों से मारा जा सके। पहले ये काम तोपखाने और रॉकेट करते थे, अब हजारों ड्रोन कर रहे हैं। कुछ लगातार निगरानी करते हैं, कुछ सैनिक दिखते ही हमला करने को तैयार रहते हैं। इन ड्रोन को अन्य सुरक्षा उपायों जैसे कांटेदार तार जो सैनिकों की गति को धीमा कर देता है, और टैंक रोधी खाइया और ड्रैगन टीथ जो वाहनों को रोकते हैं के साथ जोड़ दे तो आपको नरसंहार की स्थिति बन जाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि रूस के सैनिक लगभग 20 मिनट ही टिक पा रहे हैं। तो पुतिन इस सब के बारे में कुछ करने वाले हैं, है ना? उसके देश के लोग यूक्रेन में मर रहे हैं तो उसे जरूर कुछ आइडिया होंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पुतिन को नहीं जानते। ये है द मिलिट्री शो, जहां हम हर हफ्ते ऐसी जानकारी लाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुतिन को रूस की 20 मिनट की समस्या को हल करने के लिए सक्रिय रूप से कोशिश करनी होगी। उसके लिए उसे अपने सैनिकों की परवाह करनी होगी। क्या उसे परवाह है? बिल्कुल नहीं। रूस को इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर हताहत झेलने पड़ रहे हैं का पूरा कारण यही है कि पुतिन को उन सैनिकों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है जिन्हें वो मोर्चे पर भेजते हैं। वे उसके लिए केवल औजार है, एक बेरहम आदमी जो अपनी विरासत को लेकर जुनूनी है। हम ही नहीं, यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री स्याबिर भी 1 साल पहले यही कह रहे थे, जब पुतिन ने कहा था कि जहां रूसी सैनिक जाते हैं वो रूसी जमीन है। पुतिन को रूसी सैनिकों की परवाह नहीं, या यूक्रेनी ड्रोन से उनके पैर चिथड़े हो जाएं, वो अपने ही लोगों का सामूहिक हत्यारा है। उसने यूक्रेन में कोई रणनीतिक लक्ष्य हासिल किए बिना एक निरर्थक खून खराबे में 1 मिलियन रूसी सैनिकों को मरवा दिया। जाबिर ने 1 मिलियन सैनिक और 2 मिलियन पैर जुटाए। 1 साल बाद ये संख्या 1.4 मिलियन सैनिक और 2.8 मिलियन पैर हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून 2025 में पुतिन की अपने सैनिकों के प्रति बेरुखी पर नाराजगी जताते हुए कहा, शायद उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगने लगा है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो भी यूक्रेन की तरह कई सैनिक खो रहा है। पुतिन के लिए सैनिकों की 20 मिनट में मौत मायने नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने कम से कम 1 गोली, 1 ड्रोन या यूक्रेनी गोला बारूद के किसी और रूप तो झेला। और वैसे भी जहां से वो आए हैं वहां और भी बहुत सारे हैं जिससे रूस लगातार अपने सैनिकों को युद्ध में झोंक सकता है, जब तक कि युद्ध की मशीन ही टूट ना जाए। शायद आपको हमारा पहले का खुलासा याद हो, ऐसा कोई बहाव नहीं है। पुतिन को अब सैनिकों की इतनी कम जीवन अवधि और रूसी हताहतों की संख्या की वजह से चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों उनके लिए मुसीबत बन रहे हैं। जनशक्ति के मामले में रूसी सैन्य ब्लॉगर्स पहले ही यह बता रहे हैं कि जो हम अभी देख रहे हैं वह टिकाऊ नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि रूस को अपने 20 मिनट के सैनिकों के बदले में क्षेत्रीय कब्जे के मामले में लगभग कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। स्थिति ऐसी है कि इस शरद ऋतु में या तो शांति होगी या लामबंदी, एक अनुभवी टेलीग्राम चैनल ने कहा। ब्लॉगर ने भर्ती की उम्र के पुरुषों को सलाह दी है कि वे आपातकालीन बैग तैयार रखें ताकि वे क्रेमलिन की नज़र से बच सकें। रूसी स्वयंसेवक भर्ती इतनी कमजोर हो गई है कि पुतिन अब इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उनके सैनिक मोर्चे पर कुछ ही मिनट टिकते हैं। $80,000 के भारी साइनिंग बोनस और $1,40,000 तक के कर्ज माफी की पेशकश के बावजूद भर्ती के मामले में रूस अपने 2025 के आंकड़ों से काफी पीछे है। CNN के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में रूसी भर्ती पिछले वर्ष की तुलना में 20% कम थी। यूनाइटेड 24 मीडिया के पास पुतिन के लिए और भी चिंता का आंकड़ा है। इसका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती में भारी गिरावट आई है। अप्रैल में रूस ने 1708 और मई में 1378 सैनिक मोर्चे पर भेजे। दोनों बार ये लगभग 1000 था।